हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम शुरू कर चुके थे हमारा चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, जहां पर हमने पहले लेक्चर में देखे थे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। साथ ही साथ में हमने वहां पे सेंट्रीपिटल और सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़े थे। आई होप आप सभी को जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड हो गया। साथ ही साथ में सभी बच्चे उसको पूरा पढ़ के उसको प्रिपेयर भी कर चुके, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज आगे। हम देख रहे हैं हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर में केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। अब ये केपलर्स लॉज ऑफ मोशन जो है ये बेस्ड ऑन है स्टूडेंट्स ऑन द प्लैनेटरी मोशन, मतलब प्लैनेट्स का जो मोशन होता है अराउंड द सन, उनके ऊपर में ये केपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन के लिए लॉज दिए हैं, जो कि बिफोर 16th सेंचुरी केपलर्स ने दिए थे। ओके, मतलब गैलीलियो ने जो स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप प्लैनेट्स को, उसके पहले ही नेकेड आइज से ही उनको देखा जा सकता था प्लैनेटरी मोशंस को, और वहां पर हमने जो पोजीशन है प्लैनेट की उसके जो ऑब्जर्वेशंस है वो केपलर्स ने अपने कुछ लॉज के बेसिस पे बताए थे, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब केपलर्स के जो लॉज है वो थोड़ा इलिप्स जो पार्ट है आपका उसके ऑन बेसिस पे। अब इलिप्स मींस क्या है, अगर आपको एक सिंपल एक एग्जांपल दूंगा इलिप्स का, तो आपने एग देखे होंगे, है ना, आपने एक अंडे को देखा है, तो उसका जो शेप होता है वो एक्चुअली में डिस्क्राइब करता इलिप्स को। जो एग का शेप होता है वो एक्चुअली में डिस्क्राइब करता इलिप्स को, मतलब वो सर्कल जो है उसके समान नहीं रहता। तो सर्कल को अगर आप कुछ दो डायरेक्शन से क्या कर दे, एलोंगेट कर दे, लाइक ये ऐसे या फिर ऐसे, समझ में आ रहा है ना, ऐसे हम क्या कर दे, वो सर्कल को एलोंगेट कर दे, तो वहां पर क्या फॉर्म होता है, इलिप्स। वहां पे क्या फॉर्म होगा, इलिप्स। अब आपके टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स पहले आपको इलिप्स क्या होता है वही समझाया है, और उसके बाद में आपको फिर जो तीनों लॉज है केपलर के प्लैनेटरी मोशन के वो आपको समझाए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इलिप्स। अब इलिप्स को समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करेंगे कोन के साथ में, क्योंकि जो इलिप्स है ये एक ऐसा कर्व है जो कब हमें मिलता है, जब हम कोन को कट करते हैं बाय इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोल रहा है इलिप्स की डेफिनेशन, एन इलिप्स इज अ कर्व, इट इज अ टाइप ऑफ अ कर्व। ये क्या है, कर्व है। ऑब्टेन व्हेन, वो कब हमें हासिल होगा, कब हम उसको ऑब्टेन कर पाएंगे, व्हेन अ कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये इंक्लाइंड प्लेन क्या है, इंक्लाइंड का मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल वहां पे फॉर्म होगा। एंगल कैसे फॉर्म होगा, जैसे अगर मैं सपोज करके चलता हूँ आपका एक स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, आपका एक रेक्टेंगल है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ इस शेप में ऐसे कट कर रहा हूँ डायगोनली, तो मेरा जो ये इतना पार्ट रहेगा ये ऐसा टिल्ट शेप कहते हैं इसको, ऐसे इसको कैसे कहते हैं एक्चुअली में, ऐसा टिल्ट प्रकार का, इसको बोला जाएगा इंक्लाइन, हल्का सा ऐसे स्लैंटिंग, समझ में आ रहा, उसको जनरली बोला जाता है इंक्लाइन प्लेन। ठीक है ना। हाँ, तो देखो अभी ये जो आपका इलिप्स है, जो इलिप्स है वो हम कैसे कट करेंगे, बाय एन इंक्लाइन प्लेन। कैसे कट करेंगे उसको, इंक्लाइन प्लेन को, किसे, कोन को, तो जाके आपको वहां पर क्या मिलेगा, एक इलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा हमें वहां पे, इलिप्स मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलिप्स कैसे फॉर्म होगा। सबसे पहले आपको कंसीडर करना है एक कोन। अब ये कोन को अगर मैं इंक्लाइन प्लेन में कट करता हूं तो वो सपोज बनेगा कुछ इस तरीके से, ये फॉर्म होगा वहां पे इलिप्स। मतलब देखो ये पर्टिकुलर से टिल्ट हो रहा है, कौन से इसमें आ रहा है, वो ऐसे टिल्ट पोजीशन में आ रहा है, समझ में आ रहा है। टिल्ट का मीनिंग क्या है, हल्का सा ऐसा स्लैंटिंग, घसरता हुआ, समझ में आ रहा है, टिल्ट होके। तो इसको हमने इंक्लाइन प्लेन में कट करे, उस किसको, कोन को। कोन आपको तो पता ही है, कोन का जो शेप है वो आपको जनरली पता है, मैथमेटिकल टर्म में तो आपने और अच्छे से उसको समझे हैं। ठीक है, तो जब हम इस कोन को इंक्लाइन प्लेन में कट करते हैं तो वहां पर जो कर्व फॉर्म होता है उस कर्व को बोला जाता है इलिप्स। उस कर्व को क्या बोला जाता है, इलिप्स।
समझ में आ रहा? वही अगर इसको अगर हम इंक्लाइन प्लेन में कट नहीं करते, ऐसे एक नॉर्मली परपेंडिकुलरली अगर उसको कट करते हैं तो वहां पैरेलली अगर कट करते हैं तो वहां पर क्या फॉर्म होगा? सर्कल। वहां पे क्या फॉर्म होता है फिर? सर्कल। लेकिन जब हम उसी कोन को अगर इंक्लाइन प्लेन में कट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? वहां पे इलिप्स। क्या फॉर्म करेगा? इलिप्स। तो अगर आपको अगर इलिप्स के बारे में समझना है तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? एन इलिप्स इज अ कर्व व्हिच इज ऑब्टेन व्हेन कोन इज कटिंग बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। व्हेन कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन देन वी गेट एन इलिप्स। देन वी गेट एन इलिप्स। ठीक है, अब ये हो गया आपका इलिप्स कैसे बना। अब मैं इसका भी एक आपको डायग्राम बना देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इलिप्स का डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सब कंसीडर करके चलते कि ये आपका इलिप्स है। ठीक है, चलो ये आपका इलिप्स। अब इलिप्स में होते हैं स्टूडेंट दो एक्सिस। इलिप्स में क्या होते हैं? दो एक्सिस जो कि सेंटर से पास होते हैं। एक होता है आपका मेजर एक्सिस, एक होता है मेजर एक्सिस, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। मेजर का मीनिंग होता है बिग, बड़ा। और एक होता है आपका माइनर एक्सिस। एक क्या होता है आपका? माइनर एक्सिस। और दोनों भी एक्सिस कहां से पास होते हैं? सेंटर ऑफ द इलिप्स। दोनों भी एक्सिस कहां से पास होते हैं? सेंटर ऑफ द इलिप्स। अब सेंटर ऑफ द इलिप्स के बाद में इलिप्स पे होते हैं दो फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब कि जो लोकस है, लोकस इट मींस कि वो डिनोट करता है पोजीशन को। समझ में आया? वो किसको डिनोट करेगा? पोजीशन को। लाइक अगर हम सोलर सिस्टम में हमारे अगर प्लैनेटरी मोशन की बात करेंगे तो सन जो है वो रहेगा फोकस के ऊपर में, वो रहेगा उसकी पोजीशन, वो डिटरमाइन करेगा उसकी पोजीशन। तो जो इलिप्स है, जो आपका इलिप्स है उसमें कितने फोकल पॉइंट होते हैं? 2, जो कि सेम डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। मतलब कि सपोज करके चलते कि ये आपका एक सेंटर है इलिप्स का, तो यहाँ से इस पोजीशन पे आपका रहेगा F1 पहला फोकल पॉइंट। सपोज करके चलते हैं ये है आपका F1, या फिर इसको नाम देते हैं आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग F2। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं F1। तो ये जो दो फोकस पॉइंट है जिसको हम फोकी भी बोल सकते हैं, आप फोसाई भी बोल सकते हो। समझ में आया? आपको फोकी भी बोल सकते हो सिंगल रहा तो, या फिर उसको फोसाई भी पढ़ सकते हो। सिंगल है तो सिंगुलर है तो फोसाई, और प्लूरल है तो फोकल या फिर फोकसेस। समझ में आ रहा? हाँ, चलो। तो जो इलिप्स है उसके दो एक्सिस, एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है उसका माइनर एक्सिस, वो जो सेंटर से पास होते हैं। अब सेंटर से ही हम क्या देते हैं? एक इलिप्स में दो फोकस पॉइंट होते हैं, दो फोकल पॉइंट होते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे F1 और F2। क्या बोल रहे हैं? F1 और F2। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया आपका F1 और F2। आफ्टर दैट क्या बोला गया है कि द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज अ कांस्टेंट। अब इसका मीनिंग क्या है भैया? अब ये क्या सोच रहा है आपके बारे में? देखो अभी जो इलिप्स के बारे में ये क्या सोच रहा है? सपोज करके चलते कि ये जो आपका इलिप्स है, मतलब कि आपका कर्व, ये कर्व भी आपका क्या है? इलिप्स। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट उस कर्व में क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई पोजीशन है, अब जैसे कि आप कंसीडर करते हो सन वगैरह का, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। यहाँ पर ले सकता हूँ या फिर अलग अलग पोजीशन पे ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि आप अलग अलग पोजीशन पे ले सकते हो। ठीक है, मैं ले रहा हूँ एक यहाँ पे, एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक है आपका यहाँ पे पोजीशन और एक है, मतलब यहाँ पर चार ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट की चार अलग अलग पोजीशन है वो उस ऑर्बिट में। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो देखो अभी क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द टू फोकल पॉइंट, मतलब कि ये F1 और F2, अगर ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है B, ये है C और ये है D।
ये है सी और ये है डी। तो जो आपके ये जो पॉइंट रहेंगे इसका दोनों फोकल पॉइंट के डिस्टेंसेस का सम, मतलब दोनों फोकल पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगा पॉइंट ए के ऊपर में उसका सम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा किसी दूसरे वाले पोजीशन के लिए। जैसे कि बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका, जैसे अब ये F1 से ए की पोजीशन है इतना, ये है इसका डिस्टेंस, और सपोज कर लेते हैं कि ये है इतना डिस्टेंस, ठीक है, मतलब F1 से लेके ए का डिस्टेंस है इतना ये, और F1 से F2 से लेके ए का डिस्टेंस है इतना। तो हम क्या बोलेंगे कि ए F1 प्लस ए F2 मतलब distance from F1 to A and distance from F2 to A and their sum is always constant, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा। मतलब कि अगर ये F1 और F2 है ये कांस्टेंट है। फिर हम बात करते हैं बी पोजीशन की। बी पोजीशन को मैं ये ब्लू पेन से शो कर रहा हूँ, ये हो गई पोजीशन बी से डिस्टेंस F1 तक के पहले फोकल पॉइंट पे, और ये हो गया डिस्टेंस दूसरे फोकल पॉइंट पे। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले एक पोजीशन पे था तो उसका डिस्टेंस का जो सम है वो ऐसा है। फिर हम बात करते हैं दूसरे वाले पोजीशन पे, मतलब बी पोजीशन पे। अगर यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट तो यहाँ से लेके तो F1 तक का डिस्टेंस और F2 तक का डिस्टेंस दोनों का सम वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब BF1 और BF2 इज आल्सो कांस्टेंट। फिर हम बात करते हैं सी के लिए, तो वहां पे भी सेम वैसे ही होगा, इसका भी कांस्टेंट रहेगा, दोनों डिस्टेंसेस का सम, दोनों डिस्टेंसेस का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इन एन इलिप्स। समझ में आ रहा, वही आपको बोला गया द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द टू फोकल पॉइंट, मतलब दो फोकल पॉइंट पे जो डिस्टेंसेस मिल रहा है आपको उसका एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में आपका CF1 प्लस CF2 दोनों का डिस्टेंस फिर से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा, मतलब उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। इट मींस कि अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर F1 का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर और F2 का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 7, और फिर अगर BF1 और BF2 का भी जो डिस्टेंस है वो भी 7 ही आएगा, उसका सम इक्वल रहेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। समझ में आ रहा, उसका सम इक्वल रहेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। डिस्टेंसेस का सम क्या रहेगा, टू फोकल पॉइंट से इक्वल रहेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ द इलिप्स ऑन द कर्व ऑफ द इलिप्स। समझ में आ रहा है, ऐसे डी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो आप, डी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, ज्वाइन कर दो F1 से लेके डिस्टेंस और ये F2 से लेके डिस्टेंस। समझ में आ रहा, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम आपके। अब ये मैंने 4 ही पॉइंट लिया, अलग अलग पॉइंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जो डिस्टेंस रहेगा उनके दोनों डिस्टेंस का सम दोनों फोकल पॉइंट से उस पॉइंट तक के ऑन द कर्व वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब पॉइंट ए है तो पॉइंट ए से लेके F1 तक का डिस्टेंस और पॉइंट ए से लेके F2 तक का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस को जब आप ऐड कर दोगे, दोनों का आप सम करोगे तो दोनों का जो डिस्टेंस का जो सम आएगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगा, ऐसा उसका मीनिंग है। एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट रहेगा, ये आपको बोला गया है। और वही आपको दिया हुआ भी है कि ये तीनों भी कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है, मतलब क्या हो जाएगा, AF1 प्लस AF2 इक्वल रहेगा BF1 प्लस BF2 इक्वल रहेगा, फिर से किसके लिए, CF1 प्लस CF2। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी इसका ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, तो इसे कंप्लीटली बोला जाता है इलिप्स। समझ में आ रहा। अब सबसे पहली चीज इलिप्स हम कैसे फॉर्म करेंगे, अगर हम कोई कोन को अगर इंक्लाइंड प्लेन में, इंक्लाइंड एंगल में अगर उसको हम कट करते हैं तो वहां पर फॉर्म होता है इलिप्स, जिसके दो एक्सिस होते हैं जो कि सेंटर से पास होते हैं, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस हैव एन इलिप्स। देन इलिप्स में होते हैं दो फोकल पॉइंट, इलिप्स में क्या होता है, दो फोकल पॉइंट। अब जो दो फोकल पॉइंट है
वो होते हैं सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। उसके बाद में वो जो पॉइंट है, कर्व के ऊपर में अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट का दोनों फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस का सम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है, और प्रूफ भी है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो पहले अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इलिप्स का, फिर हम देखते हैं तीनों केपलर्स के लॉज फॉर द प्लैनेटरी मोशन। अभी हम बढ़ते हैं केपलर्स के तीनों लॉज की ओर, ठीक है। जैसे अभी जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड में मोशन शो करते हैं, रिवॉल्यूशन शो करते हैं, वो रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व हो रहे मतलब वो उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में ऑर्बिट एक्चुअली मीन्स क्या है उसका, तो उन प्लैनेट्स के मूव करने के लिए वो एक प्रकार का पाथ है, एक रास्ता है वो, जिसमें वो उस रास्ते से चलते हुए वो बराबर क्या करते हैं, एक ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्यूशन शो करते हैं वो, ठीक है ना, रोटेट होते हैं वो, ठीक है। सो ये जो मोशन होता है प्लैनेट का, ये किस तरीके से होगा अराउंड द सन, वो बताया एक्चुअली में हमें केपलर ने, और उसके बेसिस पे, उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने अपने 3 लॉज दिया, 3 उसने अपने ऐसे रूल बताए जिसके अकॉर्डिंग वो प्लैनेटरी मोशन वहां पे परफॉर्म किया जाएगा बाय द प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक एक प्लैनेट्स के एक एक लॉ को केपलर के, क्योंकि ये जो लॉज है ये डिस्कवर किए थे केपलर ने, केपलर नाम के साइंटिस्ट ने, इस वजह से उसको जो लॉज को नाम दिया गया केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दरअसल वो हम मोशन ऑफ द प्लैनेट के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो केपलर इस साइंटिस्ट ने उसको बताया, इसलिए उसको चलो उसके सम्मान में उसको नाम दे दिया केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो देखो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, केपलर का फर्स्ट लॉ बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स। क्या बोल रहा है कि जो ऑर्बिट रहेगा, जो कक्षा रहेगी उस प्लैनेट की, ऑर्बिट का एक मीनिंग दूसरा, अगर हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो कक्षा, कक्षा मीन्स एक पर्टिकुलर पाथ, एक रास्ता, उसका एक फील्ड बोल सकते हैं उसको, उसकी, ठीक है, हाँ। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स, वो एक्चुअली में क्या है, एक इलिप्स शेप में होती है विथ द सन एट वन ऑफ द फोसाई। मतलब कि जो ऑर्बिट रहेगा, जो पाथ रहेगा प्लैनेट का, वो एक्चुअली में क्या रहेगा, ये इलिप्स रहेगा, एक्चुअली में वो क्या रहेगा, ये इलिप्स रहेगा, जहां पे जो ये रहेगा, सपोज करके चलते ये है आपके प्लैनेट का ऑर्बिट, ठीक है, हाँ, ये है आपके प्लैनेट का ऑर्बिट, जहां पे जो सन, उसके 2 फोकस पॉइंट होते हैं, और इलिप्स के क्या होते हैं, 2 फोकस पॉइंट होते हैं। तो इन 2 फोकस पॉइंट में से, इन 2 फोकस पॉइंट में से किसी एक फोकस पे क्या रहेगा आपका सन। अब हो सकता है कि सन ये वाले भी फोकस पॉइंट पे रहे, या हो सकता है ये फोकस पॉइंट पे रहे, दैट डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, सपोज आपका सन ये F2 F1 में मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये F2 F1 में मिटा देता हूँ, और ये जो सपोज ये फोकस पॉइंट पे, मतलब कि ये एक प्रकार की सन की क्या हो गई, पोजीशन, समझ में आ रहा है। तो अगर इस फोकस पॉइंट पे अगर आपका सन है तो उसके अराउंड में जो प्लैनेट मूव करेंगे, जो प्लैनेट रिवॉल्यूशनरी मोशन शो करेंगे, रिवॉल्यूशन शो करेंगे, वो कौन से फॉर्मेशन में रहेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में वो शो करेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ऐसा मानना था केपलर का, और वो उसने बोल दिया उसको अपना फर्स्ट लॉ, ठीक है। मतलब कि अगर कोई प्लैनेट है, सपोज करके चलते हैं ये आपका प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट क्या करेगा, बराबर ऐसे इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूवमेंट शो करेगा, किसके अराउंड में, सन के अराउंड में, और सन जो है वो इलिप्स के एक फोकस पे प्रेजेंट रहेगा। मतलब कि यहाँ पर 2 फोकस होते हैं इलिप्स में, आपको मैंने बताया इसके पहले, तो उसके एक फोकस पे क्या प्रेजेंट रहेगा, सन। हो सकता है वो पहले वाले दूसरे वाले फोकस पे रहे, या इधर वाले भी फोकस पे हो, रह सकता, समझ में आ रहा है।
लेकिन दोनों फोकस पे जो ऑर्बिट रहेगा किसका, प्लैनेट का, वो क्या रहेगा, इलिप्टिकल शेप में ही रहेगा, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट को ही फॉलो करेगा। जो पाथ रहेगा उसका रिवॉल्यूशन करने का, रोटेट होने का, वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका इलिप्टिकल शेप में। ये बताया है केपलर के फर्स्ट लॉ ने, समझ में आ रहा, ये किसने बताया, केपलर के फर्स्ट लॉ ने। उसके बाद में सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जो सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है केपलर का, वो क्या बोलता है। अब हमने तो समझ लिए कि जो आपका प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, प्लैनेट जो है वो क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व हो रहा है इन द सर्कुलर और इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। कौन से ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। अब दूसरा जो लॉ है वो उसने दिया है एरिया के ऊपर में, वो उसने दिया है उसके एरिया के ऊपर में, समझ में आ रहा है। तो देखते हैं उसका एरिया जो है वो कैसे कवर करता है। देखो, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, पहले लॉ पढ़ लेते हैं। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि क्या बोल रहा है, ऐसी लाइन जो जॉइन करती है सन और प्लैनेट को, ऐसी लाइन ये, सपोज ये आपका प्लैनेट है जिसकी पोजीशन है ये है आपका प्लैनेट जिसकी पोजीशन है ए। तो ऐसी लाइन जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करती है, मतलब देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, समझ में आ रहा है क्या, ये जो लाइन है जो ज्वाइन करती है प्लैनेट एंड द सन, समझ में आ रहा। स्वीप्स का ही मीनिंग एक्चुअली में होता है कवर। स्वीप का ही मीनिंग क्या होता है, कवर, समझ में आ रहा। स्वीप्स का ही मीनिंग क्या होता है वहां पे, कवर। सो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या कवर करते हैं, इक्वल एरिया कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि सपोज करके चल रहे हैं हम, देखो अभी यहाँ पर, अब आ जाते हैं हम डायग्राम पे, समझ में आ रहा। चलो मैं पहले लॉ को और एक बार समझ देता हूँ। क्या बोला है कि ऐसी लाइन जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करती हो, जो कि आपको शो करा गया है डायग्राम में। ये सन है सपोज एक फोसाई पे, एक फोकस पे, वहां से वो ज्वाइन कर रहा है ये प्लैनेट को, जो कि ऑर्बिटल जो शेप में है, जो ऑर्बिटल शेप में इलिप्स है, उस ऑर्बिट इलिप्टिकल शेप में जो ऑर्बिट है वहां पर वो मूव हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है, ये जो लाइन है ये क्या करेगी, जब मूव होगी, मतलब कि ये जो प्लैनेट जब मूव होगा तो वो इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि वो डिस्टेंस जो कवर करेंगे एक पॉइंट से लेके तो दूसरे पॉइंट तक के, वो हमेशा इक्वल रह जाएगा इन डिफरेंट आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे इंटरवल्स बढ़ते जाएंगे टाइम के, अगर हमने 5-5 आवर्स के अगर इंटरवल लिए या फिर 4-4 आवर्स के अगर इंटरवल लिए, तो वो प्लैनेट क्या करेगा, जितना डिस्टेंस 4 आवर में कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस वो नेक्स्ट 4 आवर में कवर करेगा। ऐसा उसका मीनिंग होता है। अगर हमने अलग अलग इंटरवल्स लिए, जैसे कि हमने पहले लिए 1 आवर से लेके 4 आवर तक का, तो वहां पर 4 आवर्स हो गए, है ना, 4 घंटे हो गए। उसके बाद में 5 से लेके 8 तक का लिए, तो वो नेक्स्ट इंटरवल बन गया। तो ये जो ऐसे अलग अलग इंटरवल्स है, ऐसे अगर हमने बराबर 4-4 आवर्स के इंटरवल अगर हमने लिए, तो वहां पे क्या होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो प्लैनेट इक्वल एरिया कवर करेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग ये शब्द यूज किया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ देखो अभी, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स का मीनिंग एक प्रकार से कवर होता है, वहां पे कवर्स और स्वीप्स आपको लिखना है तो स्वीप्स ही लिखना है आपने। स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आ जाओ अपने डायग्राम पे, अब आ जाते हैं हम अपने डायग्राम पे। देखो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंटरवल लिए हैं, सपोज करके चलते। देखो पहले है आपकी पोजीशन ए, तो ए से लेके ये क्या कर रहा, ए से लेके ये जा रहा पॉइंट बी तक के, जो कि जा रहा टाइम टी में। अब हमारे पास में टाइम कंफर्म तो है नहीं,
डिनोट करेंगे सपोज स्मॉल टी से। तो क्या हो रहा है कि ए से लेके बी तक के जाने के लिए उसको लग रहा है टाइम टी, किसको, प्लैनेट को। फिर हम आते हैं इस पोजीशन पे सी पे और डी पे, फिर किस पे आते हैं, सी पे और डी पे, हम अलग अलग पोजीशन ले रहे हैं। अब सी से लेके डी तक के भी कितना टाइम समय लग रहा है उसको, टी समय लग रहा, मतलब टाइम इंटरवल कितना लग रहा, टी। फिर आते हैं अपने ई और एफ पोजीशन पे, इसमें भी जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना समय लग रहा, टाइम टी। मतलब कि तीनों अलग अलग पोजीशन पे जो प्लैनेट का डिस्टेंस, जो प्लैनेट का टाइम इंटरवल है वो क्या है, सपोज टी है, वो सपोज क्या है, टी है। मतलब कि उसका जो प्लैनेट का जो टाइम है वो क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा, टाइम इंटरवल क्या है वहां पे, इक्वल है। तो क्या बोला है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो प्लैनेट है वो इक्वल एरिया कवर करेगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उस इलिप्स का वो इक्वल एरिया कवर करेगा। मतलब कि जो ए, और सपोज इसको नाम दे देते हैं एस, तो ये ए एस बी, ये जो इतना एरिया है आपका, ये जो इतना एरिया कवर किया उसने टाइम टी में, सेम उतना ही एरिया प्लैनेट कवर करेगा फ्रॉम सी टू डी। सेम उतना ही एरिया कवर करेगा प्लैनेट फ्रॉम सी टू डी पॉइंट तक के जाने के लिए। समझ में आ रहा, वैसे ही सेम उतना ही एरिया वो क्या कवर करेगा, फ्रॉम ई टू एफ के लिए भी करेगा। समझ में आ गया, ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच वाज गिवन बाय केपलर। किसने दिया था वो, केपलर ने। समझ में आ गया। अभी ये देखो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, देखो ये जो पॉइंट ए से लेके बी तक के जाने के लिए जितना डिस्टेंस उसने कवर किया टाइम टी में, उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा सी से लेके डी तक के जाने तक के, कौन, प्लैनेट। उसके बाद में ई से लेके एफ तक के जाने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। और वही एक रूल है कि व्हेन द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही जो मैंने अभी आपको समझाया वही मैंने यहाँ पर लिख कर भी दिया हूँ। देखो AB and CD are the distances covered by planet in the equal time। मैं ये दो को कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज A से लेके B तक के एक डिस्टेंस है और C से लेके D तक के दूसरा डिस्टेंस है। तो A to B, AB का मतलब कि A to B and C to D, ऐसे दो डिस्टेंसेस उसने क्या किया, कवर किया उस प्लैनेट में इन अ इक्वल टाइम। दोनों के लिए समय कैसा है, इक्वल, जो कि हमने शो करे T से, जो कि हमने किससे शो करे हैं, T से। उसके बाद में द स्ट्रेट लाइन AS एंड CS। अब देखो ये सन के लिए S और ये A, तो स्ट्रेट लाइन AS एंड CS कवर्ड इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों बोले, क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये जो SB है, ये कोई अलग नहीं है, यही लाइन डिस्टेंस कवर करके ये बन गई फिर, ऐसा उसका मीनिंग है। और ये जो CD है, यही जो CS जो है, यही कवर करके फिर CD बन चुकी है, ऐसा उसका मीनिंग है। आपको देखने में लग रहा होगा कि वो जो लंबा है, बिग है वो लाइन, तो अलग अलग होगा, लेकिन नहीं, वो डिस्टेंस सेम कवर करता है क्योंकि वो इलिप्टिकल शेप में है। ऑर्बिट कैसा है उसका, इलिप्टिकल शेप में है। तो जो स्ट्रेट लाइन है AS और CS कवर्ड इक्वल एरिया, वो क्या करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरिया ASB एंड CSB आर इक्वल। मतलब ASB इतना एरिया, ये इतना एरिया और ये इतना एरिया, दोनों भी क्या रहेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए इक्वल रहेंगे। जैसा मैंने बोला कि अगर 4 आवर्स के अगर हम अलग अलग इंटरवल बनाते हैं, तो सपोज करके चलते कि A से लेके B तक के जाने में अगर 4 आवर्स लग रहा है, ये हमारा इमेजिनेशन है, जरूरी नहीं कि उतने ही लगेंगे। समझ में आ रहा है, अगर A से लेके B तक के जाने के लिए अगर 4 आवर्स लग रहा है, तो उसमें जितना एरिया कवर करेगा उतना ही एरिया कवर करेगा ये C से लेके D तक के जाने के लिए। समझ में आ रहा है, प्लैनेट, कौन, प्लैनेट, ऐसा उसका मीनिंग होता है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। समझ में आ रहा, ये है आपके केपलर्स का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और ये था आपका
मतलब बहुत ही सिंपल कि अगर एक प्लैनेट है जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है, मूवमेंट शो कर रहा, तो वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा जहां पे सन उस इलिप्स के एक फोकस पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा। फिर वो फोकस पॉइंट वैसे दो होते हैं, तो किसी एक फोकस पॉइंट पे अगर सन प्रेजेंट है तो वो जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूवमेंट शो करता है। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। मतलब आपको याद कैसे करना पड़ेगा, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स। जो ऑर्बिट रहता है किसी प्लैनेट का वो एक प्रकार का इलिप्स होता है, वेयर सन इज एट द वन ऑफ द फोसाई। सन कहाँ पर है, एक उसके फोसाई पे, उस इलिप्स के। सेकंड लॉ बहुत इजी, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। देखो आपको जब बार बार उसको जब बोलोगे आप, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा कि द लाइनिंग जॉइनिंग द प्लैनेट एट द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यह है आपका सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में देखते हैं हमारा थर्ड लॉ केपलर्स का। अब तक के हमने स्टूडेंट फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देखे केपलर का। अब हम देखते हैं लास्ट एंड द थर्ड लॉ ऑफ केपलर। अब लास्ट और थर्ड लॉ पढ़ने से पहले आपको पता कि जो प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, सन के अराउंड में मूव कर रहा है, तो उसके लिए उसको रिवॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लगेगा, है ना। सो वहां पर कौन सी टर्म आ जाएंगी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। वहां पे क्या आ जाएगा, एसोसिएट क्या रहेगा, एक पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो यहाँ पर यूज होगा इन द थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच इज गिवन बाय केपलर। देखो द स्क्वायर ऑफ इट्स, अब यहाँ पर इट्स का मीनिंग क्या है, प्लैनेट के लिए बोला गया है, समझ में आ रहा, मतलब कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इट्स का मीनिंग है प्लैनेट, ध्यान में रखो। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान देना पड़ेगा कि जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका स्क्वायर, प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका स्क्वायर अराउंड द सन इज क्या रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द क्यूब का मीनिंग पावर 3, मतलब कि रेस्ट टू द पावर 3। क्यूब का मीनिंग क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, मीन का ही मीनिंग आपको पता है एवरेज भी होता है, समझ में आ रहा है। मीन का मीनिंग क्या होता है, एवरेज। जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रहेगा, जो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रहेगा प्लैनेट का, वो इक्वल मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब कि सपोज आपका जो सन है ये इस पोजीशन पे जो कि मूव हो रहा है इलिप्टिकल शेप में, समझ में आ रहा, जो कि मूव हो रहा है इलिप्टिकल शेप में, ठीक है। उसके बाद में इसका मूवमेंट तो पॉज हो रहा है। अब इसका जो सपोज कि यहाँ पर एक प्लैनेट है, समझ में आ रहा, तो जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है मतलब कि आपका टी स्क्वायर, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब टी स्क्वायर जो है वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बोले टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, मतलब कि सपोज यहाँ से लेके इसका ये आपका डिस्टेंस है जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, जिसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे आर से। तो ये जो आपका डिस्टेंस है इसका क्यूब, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब सन से लेके प्लैनेट तक का जो एवरेज डिस्टेंस है उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, ध्यान दो, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मीन डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब कि प्लैनेट का सन से जितना एवरेज डिस्टेंस है वो उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये रफली आपको
हम क्या कंसीडर करेंगे, देखो लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, let the period of revolution of planet is t, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है प्लैनेट का वो सपोज क्या है t, एंड द एवरेज और मीन, एवरेज और मीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेट एंड द एवरेज और मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, जो प्लैनेट का सन से लेके जो एवरेज डिस्टेंस है वो है सपोज इज आर, वो क्या है सपोज आर, स्मॉल आर, समझ में आ रहा, लेट द प्लैनेट एंड द प्लैनेट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज आर, देयरफॉर बाय केपलर थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे शो करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, क्यूब का मीनिंग पावर रहेगा 3, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, ये लिखना भूल गए थे लॉ अपन, बाय केपलर्स थर्ड लॉ t square is directly proportional to r cube, मतलब कि क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, जिसको हमने डिनोट करे r से, समझ में आ रहा, तो ये आएगा t square डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ये है आपका केपलर का थर्ड लॉ। अब यहाँ पे हमको इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हमें लेना पड़ेगा एक कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम डिनोट करेंगे सपोज k से, तो देखो कैसे लिख रहा हूं, देयरफॉर t स्क्वायर इक्वल टू k r क्यूब वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k क्या रहेगा आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा, समझ में आ रहा है, और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं फिर t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इक्वल टू k, दैट इज कांस्टेंट, मतलब जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बढ़ते जाएगा, ऐसा उसका मीनिंग है, समझ में आ रहा, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन, वैसे वैसे जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, दिस इज गिवन बाय केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये किसने दिया है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझ में आ रहा। अब आपको और एक चीज मैं एडिशन में बताता हूँ, सपोज करके चलो कि हमने बोले कि जो प्लैनेट है वो क्या हो रहा है, वो मूव होता है अराउंड द सन वेयर सन इज सिचुएटेड वन ऑफ द फोसाई, ठीक है, अब हम दो अलग अलग फोसाई पे सन की पोजीशन शो करते हैं, एक F2 और एक F1 और एक F2 पे, ठीक है, ये आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका प्लैनेट है, ये प्लैनेट के साथ में एरियल वेलोसिटी, मतलब एरिया कवर करते वक्त उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो भी उससे एसोसिएट रहती है, तो जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या होती है, नियर टू द सन इंक्रीज होती है, मतलब जैसे जैसे वो जो प्लैनेट है वो सन के पास में आएगा तो वैसे वैसे वो जो उसकी वेलोसिटी है, किसकी, उस प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, एरियल वेलोसिटी। अब वो जो मूव हो रहा है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में वो मूव होगा ना, हाँ, तो वो जो उसकी एरियल वेलोसिटी, उससे जो वेलोसिटी एसोसिएट रहती है उस प्लैनेट से, उसको बोला जाता है एरियल वेलोसिटी। तो वो जो एरियल वेलोसिटी रहती है प्लैनेट की वो नियरेस्ट टू द सन इंक्रीज होती है, वो नियरेस्ट टू द सन इंक्रीज होती है, मतलब कि अगर F2 पे अगर आपका सन है, फोसाई 2 पे अगर आपका सन है, तो यहाँ पर जो एरियल वेलोसिटी रहेगी इतने एरिया में ये क्या रहेंगी, फास्ट रहेंगी, वही बात करेंगे जैसे जैसे दूर जाएंगी वो स्लो होते रहेंगी। ये दोनों केसेस के लिए होगा, अगर सन अगर F2 पे है तो इतने इसमें उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और अगर सन अगर ये वाले फोकस पे है तो इतने एरिया में उसकी जो वेलोसिटी है प्लैनेट की वो क्या होती है,
ठीक है, चलो ये ध्यान में रखना अपने जनरल नॉलेज के लिए कि आपको ये ध्यान में रहने होगा, ठीक है ना। आपके जो तीनों लॉज है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज्यादा ध्यान में रखना है। फिर हम देखते हैं, देखो अभी ये जो केपलर के जो ये लॉज है इसके लिए कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है केपलर ने कि कैसे क्या, मतलब वो किस तरीके से वो उबे करते हैं या क्या उसके पीछे का रीजन है। जस्ट उसने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने बताया। तो उन ऑब्जर्वेशन को, उन लॉज का यूज किसने किया, फिर न्यूटन ने अपने स्टडी में किया जब वो ग्रेविटेशन इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहा था, जब उसके बारे में वो स्टडी कर रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, तब उसने केपलर के लॉज का यूज किया टू फाइंड आउट द अदर एक्सप्रेशन अबाउट ग्रेविटेशन, ठीक है। चलो तो वो हम देखेंगे आगे चल के। अभी हम देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ओर, और आपको ये तीनों लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे ऐसा मैं समझता हूँ। अभी तक के हमने देखे अबाउट द केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखे। अब उसी का यूज करके न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या कहता है, देखो, every object in the universe attract each other with definite force, मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। न्यूटन ने ये बोला उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में क्या करेंगे, एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगे विथ अ डेफिनाइट फोर्स, मतलब उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और वो फोर्स उन पे एक्ट होगा। तो उस वजह से दोनों भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, वो खींचे चले जाएंगे एक दूसरे की ओर, ठीक है। यही बोला गया है, देखो आप डेफिनेशन में भी देख सकते हो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को विद अ डेफिनाइट फोर्स, उन दोनों के बीच में क्या रहता, पर्टिकुलर डेफिनाइट फोर्स। फिर और क्या बोल रहा है उसमें, सो जो फोर्स उन पे एक्ट होता है, वो दो ऑब्जेक्ट है उन पे जो फोर्स एक्ट होता है वो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमने बोले कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फोर्स के एक्ट होने की वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो जो फोर्स उन पे एक्ट हो रहा है, वो जो फोर्स उन पे एक्सर्ट हो रहा है, वो फोर्स क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। और जो दो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर पॉइंट से अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की ओर, तो उनके दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। तो वो जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उस फोर्स को और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। उसको ही बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको ही क्या बोला जाता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। दिस फोर्स, वही जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है उन ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो दो प्रोडक्ट रहेंगे उनके मासेस को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, साथ ही साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि दो अगर ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब हम कंसीडर करते हैं दो ऑब्जेक्ट, सपोज करके
m1, एक है ऑब्जेक्ट आपका m1, ठीक है। आपका एक ऑब्जेक्ट है सपोज a जिसका मास है सपोज m1, आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है b जिसका मास है सपोज m2। समझ में आया? हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक है a और एक है b, तो जिसमें से m1 जो है, जिसमें से a जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए a और b, तो यहाँ पर जो a है वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा b के तरफ, वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा b के तरफ, और b क्या होगा, अट्रैक्ट होगा a के तरफ, और दोनों के साथ में एसोसिएट रहेगा एक डेफिनाइट फोर्स। दोनों के साथ में क्या एसोसिएट रहेगा, एक डेफिनाइट फोर्स, ठीक है ना। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगा एक डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करेंगे सपोज d से। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रहेगा, एक डिस्टेंस रहेगा जिसको हम सपोज डिनोट करेंगे लेटर d से। समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट कर रहे हैं सपोज d से, ठीक है। सो अब ये जो लॉ है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा और दोनों ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर मास दिया हुआ है, लाइक m1 एंड m2। हमारे लिए अभी वो अननोन है, तो m1 और m2, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। तो अकॉर्डिंग टू, इधर में लिख रहा हूं मैं, तो अभी क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू, हम ऐसा लिखेंगे उसके पहले ऐसा लिखेंगे कि देखो यहाँ पर लिख के दे रहा, लेट m1 and m2 be the masses of object a and b respectively। डायग्राम पर से, समझ में आया ना, हम डायग्राम पर से ही लिख सकते हैं वैसा। देखो क्या बोला है कि let m1 and m2 be the masses of ऑब्जेक्ट a एंड b। हमने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करे a एंड b, जिसमें से m1 और m2 दो मास है किसके, ऑब्जेक्ट a और b के रिस्पेक्टिवली। मतलब m1 रहेगा a ऑब्जेक्ट के लिए, m2 मास रहेगा b ऑब्जेक्ट के लिए। ऑल्सो d be the distance between the two objects। जो b है वो क्या है, सपोज डिस्टेंस है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ऑल्सो d be the distance between the two object। सो क्या होगा, उनपे एक फोर्स अप्लाई होगा। सो लेट फोर्स F is exact on these two objects। हम लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लेट फोर्स F is acting on these two objects, ऐसा भी लिख सकते हो आप। फोर्स is acting on these two objects and attract each other। समझ में आना? हाँ, अब फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देखो दोनों ऑब्जेक्ट का मास भी गिवन है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस गिवन है, और दोनों के ऊपर में एक पर्टिकुलर फोर्स भी एक्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो आपका फोर्स है F, ये रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। मतलब
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली का मीनिंग ऐसा हम अपॉन में लेके डिनोमिनेटर में लिख सकते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है सपोज d, तो उसका स्क्वायर, मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ऐसे अब हमको ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, तो हम लेंगे वहां पे कांस्टेंट, और वहां पर जो कांस्टेंट लिया जाएगा वो लिया जाएगा सपोज g, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये g को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। क्या रहेगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इंटू m1 इंटू m2, मल्टीप्लीकेशन का साइड मैंने हटा दिया, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग यही है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। m1 डॉट m2 का मीनिंग भी वही होता है बाइनरी सिस्टम में, उसका मतलब बाइनरी जो, अगर आप आगे जाके देखोगे तो डॉट जो शो करता है वो शो करता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नहीं लिखते हम उसे, ऐसे ही समझते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटाने के लिए हमने क्या लिए, g कांस्टेंट, वो लिखेंगे वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ रहा। उसके बाद में अब ये अगर हमको अगर फोर्स निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर हमें मास निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर हमें डिस्टेंस भी निकालना है और फोर्स गिवन है आपको, मास गिवन है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको अभी हम करेंगे कैसे निकालना है वो भी गिवन रहेगी, तो आप उस पर से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में। इसका मीनिंग क्या है कि जो अगर एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हो गया, मतलब कि मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो दोनों के बीच का जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा उसका मीनिंग है यहाँ पे, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज फोर्स विल बी डिक्रीज, ऐसा उसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब इस पर से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं दैट देयरफॉर g इक्वल टू, हमें अगर g की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, f मल्टीप्लाइड बाय t अपॉन m1 इंटू m2। समझा कैसे? देखो हमको g की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये d को इधर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा d स्क्वायर। उसके बाद में m1 और m2 ये आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, जो कि न्यूमरेटर में थे, वो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। समझ में आया? ये है आपका फॉर्मूला फॉर द डिटरमाइनिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वैल्यू ऑफ g इज, सबसे पहले इसका SI यूनिट लिख लेते हैं हम, सबसे पहले इसका SI यूनिट। अब SI यूनिट इसका क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट ऑफ g क्या रहेगा, देखो इज फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, d स्क्वायर जो कि डिस्टेंस शो कर रहा, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में नहीं रहेगा यहाँ पर डिस्टेंस रहेगा आपका मीटर्स में, तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर में न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 दोनों का मास। अब दोनों का मास मतलब किस में शो करते हैं, किलोग्राम में, तो यहाँ पर एक पहले वाले मास के लिए 1 किलोग्राम, दूसरे वाले मास के लिए भी सपोज अगर 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम। समझ में आ रहा? तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। समझ में आ रहा, किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। ऐसे भी आप इसका क्या लिख सकते हो, SI यूनिट। तो जो SI यूनिट ऑफ g रहेगा वो क्या रहेगा,
जो SI यूनिट ऑफ G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स। कैसे बना ये समझा? न्यूटन कैसे आया? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट रहेगा मीटर, तो उसका स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मास का यूनिट यहाँ पर दो अलग अलग बॉडीज है या फिर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो दोनों का सेपरेट मास रहेगा तो उनका भी फिर मल्टीप्लिकेशन है तो स्क्वायर। समझ में आ रहा? हाँ ऐसे। अब जो वैल्यू रहती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स। ये जो है ये वैल्यू आपने याद रखना है फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपको पुट करना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो आपको इस वैल्यू को सॉल्व करते चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका कंप्लीट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ। और ये हो गया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो आपका फोर्स है ये यूनिवर्सल लॉ है, ये है आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। वो जो अनस्फेरिकल है या फिर अलग शेप में ऑब्जेक्ट है उनके लिए जो है वो होता है अगर इररेगुलर शेप का अगर कोई बॉडीज है ऑब्जेक्ट है तो उनके लिए जो डायरेक्शन रहेंगी फोर्स की वो रहेंगी अलोंग द सेंटर ऑफ द मास। यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो रहती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर जो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है वहां पर सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट में वो फोर्स एक्ट होता है, और जब इररेगुलर बॉडीज रहेंगी तो वहां पे होता है वो सेंटर ऑफ द मास में। वो देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ द मास क्या होता इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ तक के पूरा प्रिपेयर करके रखना है, साथ ही साथ में कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर की रिवीजन करके आना है, तब जाके आपको थर्ड में भी आसानी जाएगी। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह अभी थर्ड लेक्चर में हमें काम में आएगा, इसलिए आपको फर्स्ट लेक्चर की भी अच्छे से रिवीजन करके आना है। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले क्लास में। आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके क्लोज करते हैं हम इतने आज